ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। क्या करना है इसमें? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका केवल डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई। बस ये आपको कह रहा है स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब समझाओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज, की किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वे क्वांटाइज होते हैं। इसका मीनिंग बताओ। तो क्या मीनिंग है इसका? कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, टोटल चार्ज किसी बॉडी पर होगा तो वो ई का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यही मतलब है इसका, तो केवल डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्जेस को स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पर, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में कितना चार्ज हम लें? सपोज कि हमने लिया, हमने यहाँ पे लिया लेट the total charge on a body is 1 माइक्रोकूलम। अब 1 माइक्रोकूलम तो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो 1 माइक्रोकूलम अगर हम चार्ज लेते हैं तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है। ठीक है, तो हमने 1 माइक्रोकूलम चार्ज ले लिया। ठीक है, लेट द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 माइक्रोकूलम। The number of particles in 1 माइक्रोकूलम इज, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? Q टोटल इक्वल्स टू N इंटू ई। तो N की वैल्यू निकालो, तो Q टोटल कितना है? 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -6, और डिवाइड बाई ई करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 12 पार्टिकल्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ, क्या इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी बॉडी पर, क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? क्या इनको काउंट करना पॉसिबल है? नहीं है। क्वांटाइजेशन हमें क्या बताता है? कि किसी बॉडी पर चार्ज आ रहा है, ई की फॉर्म में आ रहा है, 1 ई आया, 2 ई आया, आप इस तरह काउंट करो, 10 ई आ गया, 15 ई आ गया, 100 ई आ गया, तो कितने सारे ई आए? कितने सारे ई आए जब हमारे पास कितना चार्ज होना चाहिए? 1 माइक्रोकूलम। क्या इतने सारे नंबर्स को काउंट करना पॉसिबल है? नहीं है। तो हमें क्वांटाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। अगर मैं आप कहता हूं कि ये गेहूं जो है वो कितनी क्वांटिटी में है, उसको क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर लो कि गेहूं का 1 दाना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से आप उसकी काउंटिंग कर सकते हो। तो अगर थोड़े बहुत गेहूं है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गेहूं हो तो एक बोल इतने सारे पार्टिकल्स क्या उन्हें काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें उस तरीके को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन तरीका वो क्या है? वो भी सही है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, लेकिन इतना लार्ज नंबर है, दैट्स वाई हम काउंट नहीं करेंगे। ये एक मतलब बेकार काम है, इतने ज्यादा काउंट होंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे द नंबर इज वेरी large to count, therefore the quantization will be ignored। तो क्वांटाइजेशन क्या होगा? इग्नोर होगा। क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये नंबर काफी ज्यादा आ रहा है। तो मतलब आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। सपोज आप लिखते हैं यहाँ पे कि टोटल चार्ज हमारा कितना है? 1 कूलम है। तो 1 कूलम के लिए पार्टिकल्स के नंबर निकाल लो, कितने पार्टिकल्स आते हैं? 6.25 10 की पावर 18।
अब इतने सारे पार्टिकल्स को फिर वही कहते हैं कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करते हैं। क्वांटाइजेशन को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्योंकि क्वांटाइजेशन का मतलब है काउंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ई के पार्टिकल्स को काउंट करो, इंटीग्रल मल्टीपल में कितने ई आई, 10 आई, 15 आई, है ना, तो उस कंडीशन में इसको इग्नोर करें। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रोड है उसको सिल्क के क्लॉथ से रब किया, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से दोनों पर ही क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, और इस तरीके से अलग अलग बॉडीज को, डिफरेंट वर्क फंक्शन की जो बॉडीज हैं उन्हें हम रब करते हैं, तो बहुत सारी बॉडीज हैं जिन पर चार्ज आता है ना। तो एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर ऐसा हो रहा है, अगर रब करने से बॉडी पर चार्जेस आ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि चार्ज जो है कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कब करने का मतलब क्या है कि ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने फ्रिक्शन किया, पहले चार्ज नहीं था, हमने फ्रिक्शन किया, दोनों बॉडीज को रब किया, दोनों पे चार्ज आ गए ना चार्ज। लेकिन कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि चार्ज को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे कहेंगे, हाँ हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वे ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। आप उस कंडीशन में दोनों बॉडी चार्ज हैं, लेकिन आप टोटल चार्ज जब करोगे तो वो क्या है, अब भी जीरो है। दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज पहले भी जीरो था, दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज अब भी जीरो है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंजर्वेशन लॉ इज फॉलोड और कंसिस्टेंट, इसलिए वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, टोटल चार्ज on an isolated system is always same, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। that's why law of conservation is consistent, और इसीलिए हम कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, वो काम करता है चार्जेस में, क्योंकि टोटल चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम का है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इवन आप रब करके चार्जेस क्रिएट करते हो तो भी टोटल करोगे तो वो पहले जितना ही है जितना पहले था, आपने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, लेकिन बस वो ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस आर देयर इन सच ए वे are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge 1 millicoulomb placed at the center of square? तो हमारे पास क्या है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो वर्टेक्स हैं उन पर कुछ चार्जेस हैं। स्क्वायर हमने मान लिया A, B, C और D, ध्यान से देखेंगे सभी। अब ए जो वर्टेक्स है उस पर कितना चार्ज है, 2 मिलीकूलम। बी वर्टेक्स पर कितना चार्ज है, -5 मिलीकूलम। सी पर कितना है, 2 मिलीकूलम, और डी पर है -5 मिलीकूलम। अब कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो सेंटर है वो वहां होगा जहां पे इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर पर ओ पर कितना चार्ज है, 1 मिलीकूलम, यहाँ पे 1 मिलीकूलम। अब ये बताना है कि इस 1 मिलीकूलम पर कितना चार्ज होगा। तो पहले मुझे बताओ कि इस चार्ज के आसपास कितने सारे चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, तो फोर्स कितने लग रहे होंगे, 4 लग रहे होंगे। तो सारे फोर्सेस हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये फोर्स, एक ये चार्ज लगा रहा होगा, एक ये, सारे चार्जेस के जो फोर्सेस हैं उनको, उनकी वैल्यू निकालते हैं पहले, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, इनका वेक्टर सम करना है, सिंपल है। तो सबसे पहले निकालते हैं एफ ओ ए, यानी कि ओ पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के द्वारा। अब ये फोर्स निकालते हैं, कितना होगा, ये होगा तुम्हारा के, Q1 की वैल्यू क्या है,
मिली का मतलब है 10 की पावर -3, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, इसका मतलब है 10 की पावर -3, तो ये है k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 डिवाइड बाई, अब ये जो डिस्टेंस है मुझे बताओ बेटे, ये जो डिस्टेंस है, ये सारी डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल है, सब इक्वल है, तो हमने इसको मान लिया ये x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो वैसे इसका हमने स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू भी हम x की निकाल सकते हैं यहाँ पे, कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये अगर हम इसे काउंट करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से, ये पूरा एकदम पूरी साइड हाइपोटेनस, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये जो ए सी की वैल्यू है ये कितनी होगी, ए सी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा √2 10 या 10√2 ऐसा लिख दो, हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी हाफ हमें निकालनी है, ओ ए निकालनी है, तो कितना होगा 10√2 डिवाइड बाई 2 विच विल बी 10/√2 सेंटीमीटर, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तब हम ओ ए लेंगे, अदरवाइज बस इसको एक्स ही कंसीडर करते हैं। तो अब ये वैल्यू डिवाइड बाई लिखेंगे एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2k 10 की पावर -6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया एफ ओ ई। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालोगे, एफ ओ बी। अब एफ ओ बी बताओ कितना है, ओ बी बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, तो k इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बी पर कितना चार्ज है 5 मिली कोलम, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू कितना आ गया 5k इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद एफ ओ सी, ये कितना होगा, तो k इंटू सी पर कितना चार्ज है 2 मिली कोलम, तो k 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2k 10 की पावर -6 बाई एक्स स्क्वायर। एफ ओ डी, डी पर रखे हुए चार्ज जो है वो ओ पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो k इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5k इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सारे फोर्सेस हमने यहाँ निकाल लिए, एक फोर्स ये है कि ये है कि सारे चारों के चारों फोर्स आ गए। अब क्या देखना है, ये जो फोर्स है ए के द्वारा जो 1 मिली कोलम पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ये प्लस का चार्ज इस प्लस के चार्ज को क्या करेगा, है ना, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखो इसे, तो ए ओ एफ ओ ए जो है वो उसका साइड क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा नीचे की तरफ, तो ये कितना है तुम्हारा एफ ओ ए। अच्छा एफ ओ सी का डायरेक्शन क्या होगा, एफ ओ, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये प्लस इस प्लस को इधर की तरफ रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, तो ये फोर्स इधर की साइड होगा, इसे क्या कहेंगे एफ ओ सी। फिर ये जो माइनस है इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये इधर आ गया, तो ये फोर्स होगा हमारा एफ ओ बी। ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स होगा, इसे क्या कहेंगे एफ ओ डी। तो मुझे बताओ एफ ओ सी एफ ओ ए ये दोनों क्या हैं, दीज बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। देखो एफ ओ सी और एफ ओ ए को, एफ ओ सी और एफ ओ ए इन दोनों की वैल्यू क्या है सेम, और दोनों अपोजिट भी हैं। एफ ओ बी एफ ओ डी इनकी वैल्यू भी सेम है और ये दोनों अपोजिट भी हैं, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं एफ ओ ए दैट इज इक्वल्स टू एफ ओ ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओ सी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि एफ ओ ए माइनस एफ ओ सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, दे बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। अब दो वेक्टर इक्वल अपोजिट है तो उसे क्या माइनस में लिख सकते हैं हम,
लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर आ गया। फिर FOB, क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस FOD, क्योंकि ये भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहता है कि FOA जो नेट फोर्स हमारा होगा, क्या कहता है कि जो हमारा नेट फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, सारी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा कि FOA वेक्टर प्लस FOB वेक्टर प्लस FOC वेक्टर प्लस FOD वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, F नेट आ जाएगा। ठीक है, तो F नेट दैट इज इक्वल्स टू, अब FOA की जगह मैं क्या लिख दूं, माइनस FOC, क्योंकि इसके बराबर है। तो FOA की जगह लिखा मैंने माइनस FOC प्लस FOB की जगह क्या लिख दूं, माइनस FOC, तो यहां पे इसे भी, तो इसे लिख दूं मैं यहां पे माइनस FOD। ठीक है, माइनस FOD। अच्छा, फिर इसके बाद क्या बचा यहाँ, प्लस FOC और प्लस FOD। अब मुझे बताओ, ये FOD कैंसिल, ये FOC कैंसिल, तो नेट फोर्स हमारा कितना आ गया, तो नेट फोर्स हमारा आ गया, ये इसका आंसर। क्या समझ आया, कुछ नहीं किया हमने, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ चार चार्जेस हैं, इस चार्ज के चारों तरफ चार चार्जेस हैं, और चारों चार्जेस जो है फोर्सेस हमने निकाल लिए उनके ये हैं। तो हमने देखा कि जो आमने सामने वाले A और C पर रखे हुए चार्जेस आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। और D और B पॉइंट पर रखे हुए जो चार्जेस 1 मिली कूलम पर फोर्स लगा रहे हैं ये भी क्या है, इक्वल और अपोजिट। तो हमने बस यही कहा कि ये जो फोर्स है इसके इक्वल अपोजिट है, तो माइनस में इसके बराबर होगा, इसके माइनस में बराबर होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि सारे फोर्सेस को आप ऐड करोगे, वेक्टर सम करोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो इस पर हमने वेक्टर सम किया और ये सारी वैल्यूज रखी जो आई थी, तो आंसर कितना आया, 0। क्लियर। हाँ, एक चार्ज जो FOA है वो हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगाई इसमें, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये हमारी क्या है, हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ऐसा समझ लो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC किसके बराबर होगा, तो इसका स्क्वायर इनके बराबर था स्क्वायर के, तो AC बराबर होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हुआ, 2 tan स्क्वायर। अब 2 tan स्क्वायर में से tan स्क्वायर तो रूट कैंसिल कर देगा, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √2। तो ये जो पूरी इसकी हाइपोटेनस थी, ये जो डायगोनल है, इसका AC का वैल्यू कितना आया, tan√2। अब अगर AC tan√2 है तो इसका हाफ कितना होगा, tan√2 डिवाइड बाई 2। अब √2 से √2, आप √2 से 2 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, √2। तो आंसर कितना आया, tan/√2। सारी फोर्सेस, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसने, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसने इसको इधर की तरफ रिपेल कर दिया। ये प्लस है ये प्लस है, ये इसे रिपेल करेगा, इसने इधर को रिपेल कर दिया। दोनों वैल्यूज हम देख रहे हैं इक्वल आई, दोनों वैल्यू इक्वल हैं और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। हाँ, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं हम कि हम ये कह सकते हैं, हाँ भाई सुनो, देखो इसकी बात बहुत बढ़िया है। हम ये कह सकते हैं जैसे इसने कहा कि ये जो A पॉइंट पर चार्ज है वो इस पर जो फोर्स लगा रहा है, C पॉइंट का चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इक्वल अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ये जो चार्ज हैं जो फोर्स लगा रहे हैं ये इक्वल अपोजिट हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। देयरफॉर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 0। ऐसा कह सकते हैं
लेकिन ये और बेहतर तरीका है ना, वैसा भी कह सकते, वो भी ठीक है। अगर ऐसा कह रहे हैं वो भी ठीक है, और अगर हम ये इस तरीके से लिख रहे हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, ये भी ठीक है। ठीक है, तो वो बात बिल्कुल सही है, तो ऐसा भी कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप उससे प्रयास करो, ट्राई करो, बिल्कुल ठीक होगा। नहीं आ रहा हो तो मुझे दिखाओ, क्या पता आ जाए उसमें कोई मिस्टेक हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है हमारी, कंटिन्यूअस कर्व होती है। ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, और उसमें सडन अचानक से कुछ ब्रेक्स नहीं आते। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरह नहीं होती, ऐसी नहीं होती जो बीच में से टूटी हुई हो इस तरीके से। फील्ड लाइन क्या होती है, बिल्कुल एकदम एकदम सीधा कर्व होती है, कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होती, कहीं से भी वो ब्रेक नहीं होती, कहीं से भी क्रैक नहीं होती, एकदम स्ट्रेट पाथ होती है इस तरीके से। कर्व या स्ट्रेट जो भी है, एक लगातार एक कंटिन्यूअस पाथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंटिन्यूअस पाथ होता है। पूछ रहे हैं क्यों होता है ऐसा, क्या बताओगे क्यों होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन और उसी के अंदर छुपा है इसका आंसर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है द पाथ ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो पाथ होता है उसी पाथ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, कोई चार्ज है, कोई पार्टिकल है, वो चल रहा है और आप जहां वो जा रहा है आप उसके पीछे लाइन बना रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो चार्ज यहां तक गया फिर गायब हो गया और फिर कहीं से ऐसा प्रकट हो गया, फिर चला, फिर गायब हो गया? क्या ऐसा हो सकता है क्या? अब अगर कोई पार्टिकल चल रहा होगा कहीं पे तो वो तो बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअसली चलेगा ना, जहां भी वो जा रहा होगा, जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी रास्ते को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन रास्ता कैसा होगा? बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअस होगा, उसमें कहीं भी कोई ब्रेक्स नहीं होंगे, है ना। अगर हम लोग भी कहीं जा रहे होंगे तो मतलब जो पाथ है वो तो कंटिन्यूअस ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ तक गया फिर यहाँ से वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो ये नहीं होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या है? द पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या नहीं होते? सडन ब्रेक्स नहीं होते। क्लियर है? समझ आया? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए का आंसर क्या लिखेंगे? द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, is electric field line. That's why it does not have ब्रेक्स, इसीलिए उसमें सडन ब्रेक्स नहीं होते, क्योंकि टेस्ट चार्ज का जो पाथ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है सेम। और उसका पाथ कैसा होगा? कोई पार्टिकल चल रहा है तो पाथ कैसा होगा? ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ही होगा, उसमें ब्रेक्स नहीं होंगे। बी पॉइंट में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कह रहा है वे एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। ये तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे। जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींचता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मुझे क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। ये डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। बात समझ आई? इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो कब मिलेंगे? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या शो करता है? वो शो करता है कि अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं तो उसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो यही होगा, उस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो इस साइड मूव करेगा। तो कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो मूव करेगा। क्या दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो नेट फोर्स दो डायरेक्शन में पॉसिबल
नहीं होती। तो अब इस पॉइंट पर देखो आप, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर करता हूं, इस वाली लाइन को, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट ये आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। इस लाइन को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मानता हूं, और इस पॉइंट पर जाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, तो उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन ये है। अब एक ही पॉइंट पे अगर लाइंस क्रॉस करती हैं तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो गए, 2 डायरेक्शन हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि जब भी क्रॉस करेंगे 2 डायरेक्शन आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहां, द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल एट ए सिंगल पॉइंट, therefore electric field lines do not cross each other, इसीलिए वे एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्लियर है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो थे उसके न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, एग्जांपल से रिलेटेड भी और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से रिलेटेड भी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि एक यूनिट चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है या +1 कूलम चार्ज है, टेस्ट चार्ज कह दो उसको, या टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में, वही उसका क्या होगा वहां पे, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डायरेक्शन भी वही होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक बार और थोड़ा समझते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स है, हमने फोर्स पढ़ा है, हम फोर्स को जानते हैं, फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं हमें पता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, वो भी फोर्स ही है, लेकिन कंडीशन बस अप्लाई है यहाँ पे कि वो कह रहा है कि वह फोर्स है जो 1 कूलम चार्ज पर एक्सपीरियंस की जा रही हो। अब किसी भी चार्ज पर जो एक्सपीरियंस की जाएगी वो नॉर्मल फोर्स है, लेकिन 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर है? बस एक नाम दे दिया उसको सिग्निफाई करने के लिए कि सपोज करो यहां इस क्षेत्र में, इस एरिया में जहां हमें, सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी वजह से रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसके आसपास यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं पता करना चाहता हूँ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस तरीके से है, कैसा है। तो मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आया, यानी कि +1 कूलम, और वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे ही मैं उसको छोड़ता हूं, मैंने देखा कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था टेस्ट चार्ज, 100 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। तो अब इससे हमें क्या पता चला, अब हमने ये तो बता दिया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 100 है, 100 न्यूटन पर कूलम, ऐसा हमने बोल तो दिया, लेकिन हमें समझ में क्या आया, कैसी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कैसे, सिचुएशन क्या है यहाँ की। तो यहाँ की सिचुएशन ये है, अगर वो टेस्ट चार्ज 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रूपरेखा है, वो कुछ इस तरह की है कि अगर मैं यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर करता हूँ, कितना एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर करता हूँ, तो उस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से 100 लाइंस पास हो रही होंगी, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लो इतना एरिया है, तो इतने एरिया के अंदर कितनी लाइंस आ रही हैं, 100। अब वो मुझे कैसे पता चला, 100 लाइंस आ रही हैं, ये तो मुझे पता चलेगा ना, 100 लाइंस, मैं समझ गया ना कि इतने एरिया में 100 लाइंस आ रही हैं, ये पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और वो मुझे पता चला किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी होगी किसी पॉइंट पर, उस जगह 1 मीटर स्क्वायर एरिया में उतनी ही लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही आ रही होंगी। तो 100 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो 100 लाइंस आ रही होंगी। 200 है,
200 आ रही होंगी, 50 है 50 लाइंस आ रही होंगी। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ की जो रूपरेखा है वो ऐसी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा है या कम है। हाँ बताओ। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ कैसा चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। हमने ये पता है, हमें ये लग रहा है कि यहाँ आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस साइड है हमें नहीं पता। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने उसे यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, वो पॉजिटिव चार्ज इधर भागा, जो टेस्ट चार्ज है वो किधर भागा, इस साइड भागा। तो अब इस साइड भाग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है, तो बताओ नेगेटिव चार्ज किधर होना चाहिए, इधर की इधर, तो इस साइड होगा, तो इस साइड कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस साइड कुछ पॉजिटिव हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो। या ये भी हो सकता है कि इस साइड पॉजिटिव हो और इस साइड नेगेटिव हो और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा हो। क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट चार्ज की निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज। हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज हमने कितना मान लिया, कितना है, Q है। अब इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर यहां पर अब एक चार्ज रखा है स्मॉल q, और इस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना यहाँ पे, वो कितना होगा। ठीक है, तो इस चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चेक करना है तो यहाँ कितना चार्ज होना चाहिए, +1 कूलम। लेकिन यहाँ कितना चार्ज है, Q कूलम। तो Q कूलम को अगर ये चार्ज कुछ फोर्स दे रहा होगा तो 1 कूलम को कितनी फोर्स दे रहा होगा, कि जो भी फोर्स आ रही होगी डिवाइड बाई क्या करोगे, स्मॉल q। तो अब जो फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो कितनी होगी, KQ डिवाइड बाई R²। अब इतना अमाउंट जो है फोर्स का इस चार्ज ने एक्सपीरियंस किया, इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स, इतना फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट कूलम रख दूं, 1 कूलम रख दूं, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो जो फोर्स 1 कूलम चार्ज रखने पर ये चार्ज 1 कूलम जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाई चार्ज Q। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, KQ बाई R², और डिवाइड में क्या करेंगे, स्मॉल q। तो स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, कितना आया, KQ बाई R²। अब ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, KQ बाई R²। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, KQ1 Q2 बाई R²। अब ये कह रहा है किसी एक चार्ज का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा हमेशा, 1 कूलम। तो उसकी जगह तो 1 ही आएगा ना, तो एक ही चार्ज बचेगा, तो बस बाकी सब कुछ सेम है। तो KQ बाई R²। क्लियर है पॉइंट, बाकी कल करेंगे। कल जो है हमें देखो थोड़ा सा ज्यादा करना, जितना भी इसमें है देख लो। भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, एक्सियल लाइन का है, इक्वेटोरियल का है, और जनरल पॉइंट का है, टॉर्क है, और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ तक। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी तक का खत्म करना है। इसके बाद केवल क्या